नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टील कंपनी बेहतर है, फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है और कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी कंपनी ख़राब है, बेकार है, बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ डाटा आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर बेस करके आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी कंपनी लंबे अवधि में अच्छा रिटर्न देकर जा पाएगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, जितना यहाँ पर आपको जानना चाहिए, मेनली कंपैरिजन के लिए जितना आपको जानना चाहिए वही आपको दिखाऊंगा। बाकी बहुत कुछ जानने को है, उतना कवर एक वीडियो के अंदर करना नामुमकिन है, क्योंकि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं। इनके बारे में 3 4 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बनाकर बोल देना या फिर कंपैरिजन कर देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ऊपर बेस करके आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा पाएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स और फंडामेंटल एनालाइज मिलते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की तो दोनों ही कंपनी बेहतर है। यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी को भला बुरा नहीं कहूँगा, दोनों ही कंपनी अच्छी कंपनी है। फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील, इसका जो पहले नाम था वो टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि शुरू हुई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। और 1907 में ये कंपनी शुरू हुई थी। और अगर आप बात करें तो ये कंपनी इंडिया के अंदर एक लार्जेस्ट कंपनी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। लार्जेस्ट कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप बात करें तो द जेएसडब्ल्यू स्टील starting with a single plant in 1982 and now India's leading manufacturer of value added high grade steel products। तो ये कंपनी शुरू हुई थी 1982 और ये कंपनी शुरू हुई थी 1907 को। तो 1907 और 1982 बहुत ही पुरानी कंपनी है। अगर आप बात करें टाटा स्टील, तो अगर आप बात करें कंपनी कितने दिनों की पुरानी कंपनी है, कौन सी कंपनी पहले आई थी, कस्टमर बेस किसका ज़्यादा है, तो आप देख पाएंगे टाटा स्टील बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो हावड़ा ब्रिज भी इसी कंपनी की, इसी स्टील से बनाया गया था। तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हावड़ा ब्रिज जो बना था, जो स्टील यहाँ पर यूज हुए थे, तो वो टाटा स्टील के थे, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आप बात करें तो ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के बीच में मैं 2 साल का यहाँ पर आपको सेल्स और प्रॉफिट दिखाऊंगा। अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो मार्च 2018 यानी कि 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने टोटल नेट सेल्स जो किया था 1,32,314 करोड़ का टोटल सेल किया था। और उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया था, 17,546 करोड़ का। यानी कि मार्च 2018 तक जो इनका नेट सेल्स था वो था 1,32,314 करोड़ और प्रॉफिट कमाया था 17,546। वही अगर आप देखें तो मार्च 2019 में अगर आप बात करें तो इनका जो टोटल सेल था, नेट सेल था, वो था 1,67,301 करोड़। प्रॉफिट कितना कमाया, 8,876। यानी कि सेल तो ज़्यादा किया लेकिन प्रॉफिट आधा हो गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टाटा स्टील का जो 2 साल का यानी कि मार्च 2020 तक का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पर वो डाटा आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो डाटा यहाँ पर पूरी तरह से ऑडिटेड डाटा मुझको नहीं मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं दिखाया। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप ज़रूर से देखिए। मैं यहाँ पर 2 साल पहले का डाटा यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो आपको ये भी जानना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, मार्च 2018 में जो इनका नेट सेल था वो था कितना, 71,933 करोड़ का। नेट प्रॉफिट कितना था, 6,071 करोड़ का। और वही अगर आप देखें तो मार्च 2019 में इनका जो नेट सेल्स था वो था 84,757 करोड़ का। प्रॉफिट कितना हुआ, 7,554 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखें नेट सेल्स और प्रॉफिट में 18-19 का जो पैरामीटर है, 17-18-19, तो वो जो पैरामीटर है वहाँ पर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपको पॉजिटिव में दिखेगा, हालांकि टाटा स्टील आपको नेगेटिव में दिखेगा। उसी तरह अगर आप देखें जो टोटल लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी को चलाने के लिए एक लायबिलिटीज़ यानी कि एक खर्चा होता है। वो खर्चा किसका ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है ज़्यादा तरह से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
टाटा स्टील की बात करें तो मार्च 2018 में इनका जो ऑपरेशन वगैरह है, इनका जो बिजनेस ऑपरेशन है, वो सारा कुछ करने के लिए इनको एक साल में टोटल 2,08,722 करोड़ का खर्चा आता था। और अगर आप देखिए मार्च 2019 में वो लायबिलिटीज बढ़कर हुई 2,32,773 करोड़ का। इंक्रीज कितना हुआ? 11.52% का। उसी तरफ अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो इनका जो मार्च 2018 में जो इनका लायबिलिटीज था वो था 91,970 करोड़ का। मार्च 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,14,797। इंक्रीज कितना हुआ लायबिलिटीज जेएसडब्ल्यू स्टील में? 24.82% का। तो मतलब समझ ही सकते हैं टाटा स्टील यहाँ पर लायबिलिटीज को ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ा। अगर आप देखें तो कंपैरिजन में जेएसडब्ल्यू स्टील का जो लायबिलिटीज है, यानी कि जो काम करने में जो खर्चा वगैरह आता है, वहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का खर्चा ज़्यादा बढ़ा है। तो टाटा स्टील यहाँ पर पॉजिटिव में आपको दिखेगा जेएसडब्ल्यू स्टील के मुकाबले। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा या पॉजिटिव में फिर भी दिखेगा। उसी तरह अगर आप बात करें टोटल एसेट की, एक कंपनी के लिए उसका एसेट ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो अगर आप देखें जो मार्च 2018 में जो टाटा स्टील का टोटल एसेट था, यहाँ पर मैं टोटल एसेट की बात कर रहा हूँ, तो वो था 2,08,722 करोड़ का। मार्च 2019 आते आते वो टोटल एसेट बढ़कर हुआ 2,32,773 करोड़ का। इंक्रीज कितना हुआ? 11.52% का। उसी तरह अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो टोटल एसेट जो इनका है 2018 में था 91,970 करोड़ का। मार्च 2019 आते आते 1,14,797। इंक्रीज कितना हुआ? 24.82% का। तो यहां पर अगर आप देखिए टोटल एसेट को बढ़ाने में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको टाटा स्टील के कंपैरिजन में अच्छा नजर आएगा। कैश एंड बैंक, अपने कंपनी को चलाने के लिए उनके पास कैश और बैंक में पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी अगर आप बात करें तो टाटा स्टील के पास मार्च 2018 में कैश और बैंक में जो पैसे वगैरह थे वो था कितना? 7,937 करोड़ का। अगर उसी तरफ अगर आप बात करें मार्च 2019 आते आते उनका जो पैसा है वो पैसा कम हो गया है। उनका जो फंड है, लिक्विड फंड है, वो फंड कम हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे मार्च 2019 में 3,341 करोड़ का ही कैश एंड बैंक यहाँ पर आप देख पाएंगे रह चुका। उसी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, कैश एंड बैंक्स की बात करें तो मार्च 2018 में 1,063 करोड़ का यहाँ पर इनके पास लिक्विड पैसा था। मार्च 2019 आते आते 6,187 करोड़ का ये रकम जो है वो बढ़कर हो गया। तो इस पैरामीटर में अगर बात देखें तो लिक्विडिटी के मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बेहतर नजर आएगा। टोटल डेट यानी कि कर्जा, एक कंपनी के लिए कर्जा बहुत ही एक बुरी चीज़ होती है, लेकिन कर्जा हर कंपनी के पास होता है। कुछ कुछ कंपनियां होती है जो डेट फ्री कंपनियां होती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंपनी आपको डेट फ्री नजर नहीं आएगी। दोनों के ऊपर दबाकर कर्जा यहाँ पर इन दोनों कंपनियों ने लेकर रखा है। तो टोटल जो डेट है वो टाटा स्टील की बात करें तो मार्च 2018 में इनका जो टोटल कर्जा था वो था 92,147, यानी कि 92,147 करोड़ का कर्जा। वही कर्जा मार्च 2019 आते आते 1,08,16 करोड़ का बन गया। जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे मार्च 2018 में इनका जो कर्जा था वो था 36,095 करोड़ का। और जो मार्च 2019 आते आते जो कर्जा हुआ वो बढ़कर हुआ 42,878 करोड़ का। तो कर्जे के मामले में अगर आप देखें तो इनका जो नेट सेल वो ज़्यादा है। टाटा स्टील बड़ी कंपनी है, इनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो इस वजह से अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही है कर्जा। दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी के हिसाब से दोनों का कर्जा जो है वो सेम है। अमाउंट आपको बड़ा नजर आएगा, लेकिन कर्जा एक हाथी जितना खाता है और यहाँ पर एक चीता जितना खाता है। मैं यहाँ पर किसी को भी मतलब छोटा यहाँ पर बड़ा मैं यहाँ पर प्रमाण नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील बहुत ही ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है जेएसडब्ल्यू स्टील के मुकाबले। तो उनके उस वजह से कर्जा भी यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करती है। तो कर्जा उनका उस हिसाब से अगर आप देखें तो कर्जा दोनों का अगर आप परसेंटेज में निकाले टोटल एसेट अगर आप देखें तो टाटा स्टील का ज़्यादा है, टोटल कर्जा देखें तो टाटा स्टील का ज़्यादा है। कंपैरिजन करें तो परसेंटेज में सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो कर्जा दबा कर दोनों कंपनी के ऊपर है, बोझ बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों कंपनियों में से एक को चूज कर लिया, ऐसा नहीं। कंपनियों के ऊपर कर्जा जो डेट की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, लंबे अवधि के लिए जो स्टॉक आप होल्ड करते हैं उनमें डिविडेंड
आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको 1 साल में 2 साल में हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे, जिसका यूज आप कर पाएंगे लिक्विडिटी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील के जो डिविडेंड यील्ड है, मैं 10 जुलाई 2020 तक की स्थिति की बात कर रहा हूँ, 2.95% का डिविडेंड यील्ड। जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में बात करें तो 1.03% का डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से टाटा स्टील आपको बेहतर नजर आएगी। दोनों ही कंपनी निफ्टी के अंदर है, मैं आपको पहले बताना चाहिए था, दोनों ही कंपनी निफ्टी के अंदर है। तो वेटेज की बात करें, निफ्टी के अंदर हर कंपनी का अलग अलग अपना वेटेज है। रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील का भी वेटेज अगर आप देखें तो 0.55% का निफ्टी के अंदर वेटेज रखती है। उसी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के अंदर 0.40% का वेटेज रखती है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, तो टाटा स्टील आपको आगे नजर आएगी। उसी तरफ अगर आप देखें तो टाटा स्टील का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो मार्च 2019 में था 32.33% का, मार्च 2020 आते आते 33.07% का हुआ। तो प्रोमोटर ने अपना जो हिस्सेदारी है वो 1 साल के अंदर बढ़ाया है। उसी तरफ अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2018 में था 42.55, मार्च 2020 में हुआ 42.71। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पर मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मार्च 2019 तक का जो डाटा था वो मुझको यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर दिसंबर 2018 तक का डाटा यहाँ पर यूज किया है। तो आप एक बार जाकर चेक कर भी सकते हैं 2019 में मार्च के महीने में कितना इनका प्रोमोटर होल्डिंग था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में प्रोमोटर होल्डिंग किसकी ज़्यादा है? जेएसडब्ल्यू स्टील में। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर के पास हिस्सा तो है लेकिन हिस्सा अपने पास सुरक्षित कितना रखा वो भी देखना चाहिए। टाटा स्टील की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 33% में से अगर आप देखें तो दिसंबर 2018 में जो गिरवी रखा था उन्होंने 3.51% का। उसी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील ने दिसंबर 2018 में 43% का, इनका जो 42% है उस 42% का 43% इन्होंने गिरवी रख दिया। तो अगर आप गिरवी रखे हुए स्टॉक की समस्या की बात करें तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको ज़्यादा नजर आएगी। दोनों ही कंपनी अपना जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। इसमें टाटा स्टील को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मगर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील को जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है उस समस्या की समाधान करने के लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है वो ज़्यादा है, आपको यहाँ पर टाटा स्टील की कंडीशन अच्छी नजर आएगी। चार्ट के ऊपर देखिए तो 10 जुलाई 2020 तक की जो सिचुएशन रही है, एक महीने के चार्ट के ऊपर टाटा स्टील आपको रिटर्न दे रहा है 10% का। उसी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील आपको दे रहा है, टाटा स्टील ने दिया 10% का, जेएसडब्ल्यू स्टील आपको एक महीने में दे रहा है 5.28% का। 10 जुलाई 2020 डेट, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीडियो बाद में देखें तो हो सकता है यहाँ पर जो चार्ट है, डाटा है, वो सारा कुछ चेंज हो जाए। 6 महीने की चार्ट की बात करें तो टाटा स्टील आपको रिटर्न कमा कर दे रहा है कितना? नेगेटिव 31% का, यानी कि आपने जो पैसा लगाया था उसमें से 31% यहाँ पर आपके डाउन में चला गया। और जो टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील है वहाँ पर 30.56% का। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा किसी में भी नजर नहीं आएगा 6 मंथ के चार्ट के ऊपर। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो टाटा स्टील 27% का नेगेटिव रिटर्न और जेएसडब्ल्यू स्टील 28% का नेगेटिव रिटर्न, सेम ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोनों में अंदर मेटल जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ही पूरी तरह से डाउन में जा रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के चार्ट के ऊपर टाटा स्टील आपको 25% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। 5 साल में टाटा स्टील आपको 25% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। उसी तरफ अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 5 सालों में 125% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप रिटर्न के अगर आप मामले में देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बहुत ही ज़्यादा आगे नजर आएगी। अगर आप बात करें एवरेज डिलीवरी किसमें कितना उठाई जाती है अमूमन, तो टाटा स्टील के अंदर डिलीवरी ज़्यादा उठाई जाती है। 52.39% का डिलीवरी यहाँ पर उठाई जाती है अमूमन जो ट्रेडिंग होती है उनमें से। और जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर 26.39% का डिलीवरी उठाई जाती है। तो डिलीवरी ज़्यादा उठती है यानी कि लोग लंबे अवधि के लिए होल्ड करते हैं, अपने डीमेट में रखते हैं स्टॉक को। किसको ज़्यादा? टाटा स्टील को। यहाँ पर टाटा स्टील को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको भी टाटा स्टील को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, आप अगर चाहे तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी ऐड कर सकते हैं अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद अगर आप देखें तो 10 साल का रिटर्न एक बार देख लीजिए। 10 साल के अंदर टाटा स्टील ने जो रिटर्न कमा कर दिया है 10 साल में नेगेटिव 28% का। उसी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील ने आपको 78% का रिटर्न कमा कर दिया है। तो इसके ऊपर बेस करके आप ये तो अंदाजा लगा ही पाएंगे। टाटा स्टील का मार्केट कैप अभी हाल फिलहाल में 10 जुलाई 2020 में जो टाटा स्टील का मार्केट कैप है वो 38,142 करोड़ का है।
पी की बात करें टाटा स्टील का पी है 5.66 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो मार्केट कैप है वो है 46,724 करोड़ का। पी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपको थोड़े महंगे पी पे मिलेगा, 8.86% का 8.86 के पी मल्टीपल पे जेएसडब्ल्यू स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया। आप चाहे तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया उनको आप नोट कर भी रख सकते हैं। आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है वो आप खुद से डिसाइड कीजिए। दोनों कंपनियां ही अच्छी है, दोनों कंपनियों की ही ज़रूरत है इंडिया को। तो लेकिन कर्जा इनके दोनों के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। बाकी मेटल जो सेक्टर है वो सेक्टर आगे आने वाले दिनों में अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, पैसा भी आपका है। लॉस हुआ तो आपको झेलना होगा, प्रॉफिट हुआ तो आप ही लेंगे। अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई सवाल रह गया है तो वो भी कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।